बताइएगा जो विक्रमांक चरित्र है इसके रचनाकार का नाम क्या है? हाँ, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम विल्हन है। विक्रमांक चरित्र जो है उसके रचनाकार का नाम विल्हन है। बताइएगा आप लोग कि फाह्यान जो थे वो कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। अच्छा, वो जो अपना कोई वृत्तांत लिखे हैं उसमें वो कौन से राज्य के बारे में बताया है? किस राज्य के विस्तार को उन्होंने इसमें बताया है? मध्य प्रदेश के बारे में बताए हैं। और वो कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? 14 वर्ष तक। फाह्यान जो थे वो चीन के यात्री थे और वो मध्य प्रदेश के बारे में बताए हैं। 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है। अब बताइएगा यात्री जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आए थे? मोरक्को से। कौन से ईस्वी में आए थे? 1333 में। ये जो इब्न बतूता थे वो मोरक्को के थे और 1333 में भारत आए थे। और किनके शासन काल में ये आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता आए थे जो कि मोरक्को के थे। और 1342 में इनको मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो चीन भेज दिए थे राजदूत बना के। बताइएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में और उसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है। बताइए भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से आरंभ हुआ? सिक्कों का प्रचलन नहीं, ये ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था सिक्कों का प्रचलन। ये 600 ईसा पूर्व में भारत में जो है सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और भारत में जो प्राचीनतम मुद्रा है वो किसे माना जाता है? हाँ, आहत सिक्के को। और आहत सिक्के किस धातु के बने होते हैं? चांदी के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा जो है वो आहत सिक्के हैं जो कि चांदी के बने होते हैं। बताइएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है? भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। अच्छा, ये एक हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? बेस नगर अभिलेख बताइएगा कोई? वासुदेव से। हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है वो वासुदेव से संबंधित है। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है ये किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वो रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। बताइएगा जो अशोक का अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा और लिपि में है? हाँ, उसका भाषा और लिपि दोनों बताइए। प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक। और बताइए प्राचीन काल में जो है वो भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा को हाँ स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में जो है बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। और ये जो है प्राचीन काल में महासभा एक तरह की कार्य प्रणाली हुआ करती थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्राचीन काल में जो है एक महासभा कार्य प्रणाली हुआ करती थी। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर मेरूर से। उत्तर मेरूर है जिससे इसकी जानकारी मिलती है। इसको वहां पे विस्तृत किया गया है। और बताइएगा आप लोग कि 9वीं सदी में भारत आए एक अरब यात्री थे सुलेमान। वो जो है किसी भी एक साम्राज्य था उसको रूमा का नाम दिए थे। कौन से साम्राज्य को? ये अरब यात्री सुलेमान जो थे वो पाल वंश था, एक पाल साम्राज्य था, उसको वो रूमा कह के संबोधित किए थे। अच्छा बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये किस साम्राज्य के लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था क्योंकि इसमें 3 वंश जो है वो भाग लिए थे। बताइएगा तीनों वंश का नाम? नहीं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश थे। और इसमें जीत किनकी हुई थी? नहीं, प्रतिहार वंश को सफलता मिली थी क्योंकि प्रतिहार वंश जो थे ना उस टाइम पे उत्तर भारत में हर्ष के बाद जो थे वो काफी राजनीतिक मामलों में एकता भी प्रदान किए। और जो अरब सिंध से हमारे देश की तरफ आ रहे थे तो उसको भी रोके थे, इसलिए वो उस वक्त काफी शक्तिशाली थे। ठीक है। और देखिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों वंश थे
जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे, और ये कन्नौज के लिए हुआ था, कन्नौज पे आक्रमण के लिए लोग किए थे। बताइएगा पाल वंश की तरफ से इसमें कौन से शासक भाग लिए थे? धर्मपाल, हाँ सही है, बिल्कुल सही, धर्मपाल लिए थे, और उस वक्त वो सबसे महान शासक भी थे। पाल वंश के सबसे महान शासक थे धर्मपाल। अब बताइएगा पाल वंश की स्थापना किन्होंने की थी? गोपाल ने। कब की थी? 750 ईस्वी में। बताइएगा हर्षवर्धन के समय जो है कौन से चीनी यात्री आए थे? हिनसांग आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, ठीक है। और ये आए थे हिनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और ये कितने वर्ष भारत में रहे थे? 15 वर्ष, 15 वर्ष, ठीक है। हिनसांग 15 वर्ष और फाहियान जो आए थे वो 14 वर्ष रहे थे, ठीक। ये आए थे 629 ईस्वी में और वापस चले गए थे 645 ईस्वी में। और ये सबसे पहले किस राज्य में आए थे? भारत के किस राज्य में सबसे पहले आए थे ये? कपिशा में। कपिशा में ये सबसे पहले आए थे। कपिशा है एक राज्य था उस टाइम में, जिस टाइम पे ये आए थे वो सबसे पहले वहीं पे आए थे। और बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, ठीक है। बताइएगा पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना कौन किए थे? इसकी रचना हाँ, ये एक अज्ञात लेखक थे जो कि यूनान के थे, ठीक है। और बताइएगा जो कौन सा ग्रंथ है जो दावा करता है कि उस ग्रंथ में वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है तो वो विश्व में अलभ्य है? मतलब अगर आप उस ग्रंथ में चर्चित है तो आप विश्व में है, और अगर नहीं है तो अलभ्य है। ये किस ग्रंथ में इस बात की चर्चा की गई है? किस चीज में? महाभारत में। महाभारत में कहा गया है कि अगर कोई उस ग्रंथ में है तो वो विश्व में है, और अगर उस ग्रंथ में नहीं है तो वो विश्व में अलभ्य है, ठीक है। बताइएगा किसकी तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। बताइएगा चंद्रबदाई जो है इनके द्वारा ग्रंथ जो रचित है उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस किए थे, ठीक है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो हेरोडोटस किए थे। बताइएगा भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ बिल्कुल सही है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइएगा कवि कालिदास का नाम का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में है? एहोल के अभिलेख में। एहोल के अभिलेख में जो है वो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है। बताइएगा कलिंग नरेश खारवे जो है वो किससे संबंधित है? कौन से अभिलेख से? किस अभिलेख में उनका वर्णन है? हाथी गुम्फा के अभिलेख में, ठीक है। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप के जो रुद्रदमन है उनके जूनागढ़ के अभिलेख में, ठीक है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है, जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा जो न्यूमेस्टेटिक्स है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्के का। न्यूमेस्मेटिक्स जो है इसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। बताइएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। और जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये सबसे पहले कौन चलाए थे? यूनानी जो थे, स्वर्ण मुद्राएं यूनानी चलाए थे, जिसमें जो इंडो बैक्टीरियन थे शासक वो सबसे पहले इसको चलाए थे, यूनानी शासक। बताइएगा जो सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जो हैं वो किन्होंने चलाया था? शुद्ध सिक्का कुषाण वंश चलाया था। और सबसे अधिक स्वर्ण का सिक्का, सबसे शुद्ध सिक्का तो स्वर्ण का कुषाण हो गया, और सबसे सर्वाधिक सिक्का स्वर्ण का गुप्त वंश में हुआ था, ठीक है। बताइएगा रोमन सिक्के जो है वो किस स्थल से मिले हैं? रोमन सिक्के अरिकमेडू से, ठीक है, अरिकमेडू से मिले हैं। और प्लिनी की एक मूल कृति है नेचुरल हिस्ट्री, वो किस भाषा में है? लैटिन भाषा में लिखी गई है। प्लिनी की मूल कृति जो है नेचुरल हिस्ट्री, इसको लैटिन भाषा में लिखा गया है। और बताइएगा सिंध का जो इतिहास है वो किसमें वर्णन है? चचनामा में वर्णन है, और ये क्या है? एक अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, फिर से बताइएगा राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ये किस युद्ध में भाग लिए थे?
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये किस चीज पे आक्रमण किया गया था? इसमें किस साम्राज्य को मिलाने के लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज पे आक्रमण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश थे। ठीक है, इसमें जीत किनकी हुई थी? प्रतिहार वंश की हुई थी। बताइएगा, प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, और राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग थे। बताइएगा, जो मधुमलाई पशु विहार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और बताइएगा, भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, कौन से डेल्टा है? डेल्टा, कोई डेल्टा है? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक, हाँ, कृष्णा गोदावरी जो है। बताइएगा, फिनिक्स फॉर्म जो है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के किस जगह पे है? डरबन में है, बिल्कुल सही है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क? अच्छा, देखिए, फिनिक्स फॉर्म ये जो महात्मा गांधी के टाइम का है, फिनिक्स फॉर्म में डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, और ये जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक, बताइएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1985 में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। और बताइएगा, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अन्नामलाई, हाँ, अन्नामलाई में किया गया था। ठीक है, और भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, संस्कृत है। ठीक, बताइएगा, लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? मलयालम है, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। और भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1923 में किया गया था। देखिए, रेडियो प्रसारण जो था ना, उसका प्रारंभ 1923 में हुआ था। ठीक है, बट इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो जो है ये 1936 में कर दिया गया था। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में किया गया, रेडियो प्रसारण जो है वो 1923 में प्रारंभ किया गया था। और इसी ऑल इंडिया रेडियो का फिर से नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी 1957 में किया गया। ठीक है, रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ, लेकिन इसका नाम बदल के जो ऑल इंडिया रेडियो 1936 में किया गया, फिर इसी को आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया था। हाँ, पहले 1923 में रेडियो प्रसारण, हाँ, ऑल इंडिया 36 और आकाशवाणी 57। बताइएगा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, सबसे छोटी इकाई जाति है। आकाशवाणी 1957 में कर दिया गया था। ठीक, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। ठीक, बताइएगा, आलू जो है वो किस कुल से संबंधित है? सोलिनेसी से संबंधित है। और बताइएगा, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है, बिल्कुल सही। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया वृक्ष है। अब बताइएगा, एट्रोपा बेलोडोना जो है वो किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से, हाँ, उसके पत्तियों से। एट्रोपा बेलोडोना के पत्तियों से जो है इस औषधि को प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम बेलोडोना होता है। बताइएगा, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम नाम है गेहूं का। ठीक, दलहनी पौधे जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? किस कुल से संबंधित होते हैं? हाँ, लेग्यूमिनेसी से संबंधित है। जितने भी दलहनी पौधे वो लेग्यूमिनेसी से संबंधित होते हैं। बताइएगा, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर जो है वो उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले हुए रहा जा सकता है? हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उच्च वायुमंडलीय दाब में भी हमारा बॉडी जो है वो कुचला नहीं जाता है? कोशिकाओं में तरल, हमारे कोशिकाओं में जो तरल है उसकी वजह से हम लोग उच्च वायुमंडलीय दाब को भी सह सकते हैं। बताइएगा, 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया है? व्हिटेकर ने दिया है। और किस पेड़ के छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी के पौधे को। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा, मिर्ची में जो है वो कौन सा विटामिन होता है?
कैप्साइसिनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स दोनों ही मिर्ची में पाया जाता है, दोनों तरह का, उसके तीखेपन के लिए होता है। और बताइएगा जैव ईंधन जो है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? पहले बात तो जैव ईंधन जो वो पौधों से तैयार किया जाता है और जेट्रोफा नामक पौधे के बीज से तैयार किया जाता है जैव ईंधन को, ठीक है। जेट्रोफा नामक पौधे के बीज से जैव ईंधन को प्राप्त किया जाता है। हाँ, इसको वही कहते हैं, ठीक है। बताइएगा रेड स्क्वायर जो है वो कहाँ स्थित है? हाँ, मॉस्को रूस में जो है वहीं पे रेड स्क्वायर है, ठीक है। बताइएगा चीन का जो महान दीवार है, जो ग्रेट वॉल है, इसका निर्माण किसने कराया था? सी हुआंगती थे, ठीक है। सी हुआंगती थे जो इसका निर्माण करवाए थे, सी हुआंगती थे। बताइएगा जो हमारे यहाँ पे जो स्थायी चुंबकत्व है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थाई इस्पात का। देखिए अस्थाई यानी कि स्टेबल अगर होगा, अस्थाई होगा तो इस्पात होगा, और अगर अस्थाई होगा तो नर्म लोहा, ठीक है। अस्थाई चीजें क्या होती है? जल्दी खत्म हो जाती है, इसके लिए नर्म चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अस्थाई नर्म लोहा और अस्थाई चुंबक होगा तो इस्पात का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा किसी चुंबक में जो है आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? उसके मध्य में या किनारों पे? कहाँ पे? किनारों पे होती है। सबसे अधिक शक्ति जो होती है वो किनारों पे होती है। बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस, ठीक है। और फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक। बताइएगा जो अस्थायी चुंबक है वो किस पदार्थ का बना होता है? जो भी चीजें फेरोमैग्नेटिक होती है। अच्छा इस्पात और लोहा में क्या अंतर है? इस्पात और लोहा लोहा में ही जो कार्बन मिला दिया जाता है, मतलब लोहा जो है वो शुद्ध है, ठीक है, बट इस्पात जो होता है वो लोहा का ही मिश्र धातु होता है, उसमें कार्बन मिला के इस्पात बनाया जाता है, ठीक। बताइएगा ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये करता है। और इसका काम क्या होता है? नहीं, एसी को डीसी में नहीं, एसी की वोल्टता को ही कमाने और बढ़ाने में कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे ही काम करता है, उसके वोल्टेज को या तो घटाएगा या बढ़ाएगा। और ये क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बताइएगा विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पे नति कोण जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। और लोहा का क्यूरी ताप बताइएगा? 780। हाँ, 780 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही है। और विषुवत रेखा पर नति कोण का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। बताइएगा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? मतलब समांतर होंगी या एक दूसरे को काटेंगी, कैसी होंगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। अगर एक चुंबकीय क्षेत्र है अगर कहीं पे भी, तो बल रेखा एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक, वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। बताइएगा द्विक सूचक जो होता है इसका प्रयोग किससे पता लगाने में किया जाता है? ये होता है क्या इसमें? देखिए कि चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा क्या है ये पता लगाएंगे, उसकी ध्रुवता को पता लगाएंगे और उसके क्षेत्र की दिशा को पता लगाते हैं, ठीक है। बताइएगा डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है? वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा को बदलता है? हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर डायनेमो यानी कि हम लोग जो जनित्र बोलते हैं, जनरेटर, वही हुआ उसका। बताइएगा अगर हम लोग किसी भी चीज को मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई है तो वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं, ठीक है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित जो चुंबकीय सुई होती है वो क्षैतिज के साथ जो है नमन कोण बनाती है। और बताइएगा लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और ये डोमेन की जो संख्या होती है वो 10 पे पावर 18 से 10 पे पावर 21 होता है, ठीक। कोई भी जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उनके बीच बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक। 10 पे पावर 18 से 10 पे पावर 21 होता है, ठीक। उसे हम लोग डोमेन कहते हैं जिसकी संख्या 10 पे पावर 18 से 10 पे पावर 21 होती है, ठीक है। अच्छा बताइए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है वो सदैव किस दिशा में ठहरेगा? हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ठीक है।
जो चुंबकीय यामोत्तर होता है और जो भौगोलिक यामोत्तर होता है उनके बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग चुंबकीय द्विपात कहते हैं।